गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है एक्सरसाइज वरुण 2021। तो जो 19th एडिशन है एक्सरसाइज, जो हमारी नेवल एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, वरुण 2021 उसका 19th एडिशन है। तो ये अभी जो है कंडक्ट किया जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे कि एडवांस्ड एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेस, फिर टैक्टिकल मैनूवर्स, सरफेस एंड एंटी एयर वेपन फायरिंग्स। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम उनके साथ कोऑपरेट करके इसको जो है कंडक्ट करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक दूसरे के साथ वॉर फाइटिंग स्किल्स जो है उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी फोकस रखेंगे वो। फिर उसके बाद जब ये जो वरुण 21 एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी जो है वो 28 अप्रैल से 1 मई तक जो है आगे और भी एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें कि एंटी सबमरीन एयर डिफेंस ऑपरेशंस जो हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी कंडक्ट की जाएंगी। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी एक्सरसाइजेज, तो सो दैट कि अगर इंडिया और फ्रांस जो है कभी उनको जॉइंट ऑपरेशंस करने हो तो उसके अंदर ये बहुत हेल्पफुल होती है हमारे लिए एक्सरसाइज। सिमिलरली जैसे अब मालाबार एक्सरसाइज जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि हम यूएस की, जापान की, इवन अब तो आजकल हम ऑस्ट्रेलिया की नेवीज़ के साथ भी हम जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, सो दैट इन केस हमको कभी फ्यूचर में इकट्ठे एक दूसरे के साथ काम करना हो तो इंटरऑपरेबिलिटी में इशू ना आए, हम एक दूसरे के साथ जो है वो काम कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है वीराफिन। तो जो डीसीजीआई है उसने एमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दे दिया है जाइडस कैडिला, जो कि गुजरात बेस्ड एक फार्मा कंपनी है, उसकी एक जो एंटीवायरल ड्रग है उसका नाम है वीराफिन। तो वीराफिन जो है वो मतलब आपको इंजेक्ट सब क्यूटेनियसली इंजेक्टेड, मतलब क्या होता है, आपकी स्किन के थ्रू इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे रेमडेसिविर का लग रहा है आजकल, वैसे ही ये वीराफिन का इंजेक्शन लगाया जाता है अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में। उससे होता क्या है कि वायरल जो लोड है वो कम हो जाता है और डिसीज़ को हम बेटर मैनेज कर पाते हैं। तो अभी ये देखा गया है कि जो वीराफिन जो है उसके इंजेक्शन से जो है वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी जो आती है, मतलब आपकी बॉडी में वायरल जो है जो वायरस है वो है प्रेजेंट है या नहीं, वो 7 दिन के अंदर अंदर उसको एक तरह से कम कर देता है और आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आ जाती है। ठीक है। तो ये एंटीवायरल एजेंट्स को एक तरह से एंटीवायरल ही ये एक तरह से ड्रग है, और जो ये अब इसको अप्रूवल मिल गया, इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिल गया। अब वायरल लोड को इसने इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, उससे जो है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा आराम मिलने लगा, और कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें एकदम से हमने सब्सटेंशियल जो है वो चेंज, एक अच्छा चेंज देखने को हमको मिला है। ठीक है। अभी तक इसका यूज़ जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी में यूज़ किया जाता है इस ड्रग का, और इस ड्रग को जो है अब कोविड में भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये इसको जो है आने वाले टाइम में जो इनके जाइडस कैडिला के जो एक तरह से सीईओ हैं, उन्होंने प्रेस में आके बोला है कि हम इसको 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो मार्केट में अवेलेबल करा देंगे। इससे हमारी जो है जो कोविड केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उनमें लोगों को एक तरह से हेल्प मिलेगी एंटीवायरल ड्रग से। जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको हम जल्दी ठीक करने का ट्राई करेंगे। अब सीडीएससीओ क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है हमारी, और ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है उसको जो है ये इम्प्लीमेंट करती है। अब इंपोर्ट करना ड्रग्स का, लाइसेंस अप्रूव करना ड्रग्स के, जैसे कि ये अब देखो आप जो हमारी वैक्सीन्स का अप्रूवल जो है, कोई भी मेडिसिन का अप्रूवल है, वो सारे काम ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। इसको हेड कौन करते हैं? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जो सीडीएससीओ को जो हेड करते हैं वो होते हैं हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही जो है सारे लाइसेंसेस देते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। तो अभी एक स्टडी की गई है जिसमें पता लगा है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट का है, ये हमको पता ही है। ठीक है। ऑलमोस्ट 30 मिलियन हेक्टेयर जो है वो हमारी लैंड पर जो है वो वीट उगाया जाता है, और उससे हो क्या रहा है कि ऑलमोस्ट 20% तक जो हमारा जो पानी है हमारे कंट्री में, वो डिप्लीट हो जाएगा बाय द ईयर 2025 बिकॉज ऑफ दिस वीट। ठीक है। तो और विंटर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? वीट, बार्ले, मस्टर्ड और पीस। इनको जो है प्रोडक्शन की वजह से जो है हमारे ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन हो रही है। अब ये पेपर क्या कह रहा है
कि 13% ऑफ द विलेजेस जो हैं जहाँ पर ये फार्मर्स जो हैं विंटर क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, खासकर पंजाब हरियाणा वाले रीजन में, वो क्रिटिकली वाटर डिप्लीटेड रीजन्स हैं। वहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से जो है ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और बाय 2025 तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो डिप्लीशन हो चुका होगा। ठीक है, अब ऑलमोस्ट 68% ऑफ देयर क्रॉप एरिया इन फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो ये ग्राउंड वाटर इरिगेशन क्योंकि वहाँ पर ख़त्म होने वाला है, तो उससे क्या होगा, उनका 68% जो क्रॉप्ड एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि क्या उसकी बजाय जब अगर ग्राउंड वाटर वो अपना डिप्लीट कर चुके होंगे तो क्या हम कैनाल इरिगेशन वहाँ पर एज एन ऑल्टरनेटिव ला सकते हैं। तो इस टीम ने देखा है कि कनाल इरिगेशन भी जो है वो भी कोई खास फ़र्क नहीं दिखा पाएगी और उससे उसके होने के बावजूद भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वो 7% नेशनली डिक्लाइन होगी। ठीक है, तो उसका उन्होंने बोला है फिर पूछा कि क्या और हम कर सकते हैं, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला उसकी बजाय हमको स्प्रिंकलर, ड्रिप एरीगेशन और लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है वो इस रीजन में उगानी चाहिए। आप जो है और ऑल्टरनेटिव्स देखो, इस रीजन की बजाय आप कहीं और इसको उगाना शुरू करो, जैसे कि ईस्टर्न इंडिया में हम जो है इरिगेशन की फैसिलिटीज़ जो है वो डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर डेवलप करें, तो वहाँ पर हम ये जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं वहाँ पर उनको शिफ्ट कर सकते हैं। उससे हमारे इस रीजन की जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारी जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जो हमारी हैं बेसिकली उनके ऊपर जो प्रेशर है वो उनके जो ग्राउंड वाटर के ऊपर वो भी कम हो जाएगा। अब कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्या है कि यहाँ पर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, फिर जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर उन्होंने पंजाब और हरियाणा के खासकर जो है और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर उनको इंसेंटिवाइज किया राइस कल्टीवेशन के लिए, जबकि यहाँ ये एरिया इकोलॉजिकली लेस सूटेबल है राइस कल्टीवेशन के लिए क्योंकि यहाँ पर लाइट सॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब राइस कल्टीवेशन किया जाने लगा, एमएसपी देनी शुरू करी गवर्नमेंट्स ने, बहुत हाई देनी शुरू करी और उससे क्या हुआ कि वाटर टेबल जो है वो डिक्लाइन होने लगा, सारे किसान वही उगाने लगे, धीरे धीरे अब वो आदत ही बन गई किसानों की। ठीक है, तो अब ये किसानों को जब गवर्नमेंट्स चाह रही हैं कि वो दूसरी क्रॉप्स की तरफ मूव करें तो वो अपने उस एक तरह से जो कंफर्ट जोन बन गई है उनकी क्रॉप्स उससे वो मूव अहेड नहीं करना चाहते और इस क्रॉपिंग पैटर्न्स को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब उससे हो क्या रहा है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, आने वाले टाइम में अगर वो चाहें या ना चाहें उनको छोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट्स उनको पहले ही चाहती हैं कि वो पहले ही इससे अच्छा शिफ्ट हो जाए, बाद में एकदम से शिफ्ट होने से अच्छा वो पहले ही धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाए, लेकिन देयर इज़ रेजिस्टेंस हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जा रहा है इस रीजन में और ग्राउंड वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रू टू मिशन। तो यूएस का जो नासा है उसने स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसके साथ मिलके एक कमर्शियल क्रू प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें 2 नासा के साइंटिस्ट जा रहे हैं और 2 जापान के साइंटिस्ट जा रहे हैं। दो साइंटिस्ट जो है वो एक तो जापान का और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो है वो साइंटिस्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब ये वहाँ पर जाके क्या करेंगे, टिश्यू चिप्स के ऊपर रिसर्च करेंगे। ठीक है, टिश्यू चिप्स क्या होते हैं, आपके जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं उसका ये कॉम्पैक्ट मॉडल होता है, स्मॉल मॉडल होता है, उसको वहाँ पर लेके जाया जाता है और उसके ऊपर देखा जाता है कि माइक्रो ग्रेविटी की सिचुएशन में, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी है, इंडिया अर्थ जैसी ग्रेविटी तो है नहीं, वहाँ पे बहुत कम ग्रेविटी है। तो अगर ह्यूमन ऑर्गन्स को हम नॉर्मल सिचुएशन में, मतलब अब जो ह्यूमंस वहाँ पर जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स, वो तो आपको पता है कि पूरे प्रोटेक्टिव कवर्ड होकर जाएंगे, लेकिन ये वहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन्स लेके जा रहे हैं स्मॉल, जिसको हम टिश्यू चिप्स कहते हैं, स्मॉल कॉम्पैक्ट ह्यूमन ऑर्गन्स लेके जा रहे हैं। उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी कि अगर हमारे जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उनको कम ग्रेविटी में लेके जाया जाए तो उनके अंदर क्या क्या डिसीजेज आती हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ये रिसर्च की जा रही है, उससे पता लगेगा कि आने वाले टाइम में हमको और कौन कौन सी डिसीजेज जो है ह्यूमन ऑर्गन्स के ऊपर आने वाली हैं और ह्यूमन बींग्स के कौन कौन सी डिसीजेज आ सकती हैं, क्योंकि जो हमारी ग्रेविटी है वो स्लो कर देती है डिसीजेज को। अगर वो माइक्रो ग्रेविटी वाली सिचुएशन में होगी तो डिसीजेज जो हमको जो है वो या हमारे सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है खासकर, तो हमको पता लगता रहेगा। तो उससे हम जो है रिसर्च में ये पता लगा पाएंगे कि आने वाले टाइम में हमारे को क्या क्या डिसीजेज आ सकती हैं। अब ये कमर्शियल क्रू प्रोग्राम वैसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्पेस में जाना
सस्ता हो जाए, ठीक है। ये इनका इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि नासा बेसिकली आउटसोर्स कर रहा है जैसे स्पेस एक्स को या प्राइवेट पार्टनर्स को, कि आप हमारे को बस ऊपर लेके जाया करो स्पेस में, सो दैट नासा जो है वो अपना खर्चा इसके ऊपर करना बंद कर दे और नासा जो है वो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस जैसे कि मार्स पे जाना या दूसरे प्लैनेट्स पे जाना, वहाँ पर उसका वो फोकस अपना सारा जो है रिसोर्सेज वहाँ पर फोकस कर सके। और जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाना होता है या लो अर्थ ऑर्बिट तक जाना होता है, उसमें तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो सिर्फ जो है वो उनको एक तरह से जैसे कि आप फ्लाइट की टिकट लेके जाते हो, ठीक है, वैसे ही स्पेस एक्स की जो क्रू कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है उसमें नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो टिकट लेके एक तरह से बेसिकली आउटसोर्स कर दिया नासा ने उनको, कि कुछ पेमेंट के ऊपर जो है वो ये उनको ये प्राइवेट कंपनीज वहाँ पर ले जाया करेंगी, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉस्ट सेविंग का ऑब्जेक्टिव है। सिमिलरली इंडिया का जो इसरो है वो भी यही कर रहा है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन लेके आ रहा है, सो दैट जो बेसिक जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज अपना काम करना शुरू कर दें, सो दैट जो इसरो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। तो अभी कोविड की सिचुएशन में आपको पता है कि जो है ऑक्सीजन का एक जो सप्लाई क्राइसिस आ गया, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन सप्लाई क्राइसिस में आप याद रखो कि ऑक्सीजन सप्लाई क्राइसिस जो है वो असली में क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारा इंडिया जो है वो उसके लिए उसमें सरप्लस प्रोडक्शन होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि कुछ स्टेट्स में इतने ज़्यादा केसेस आ गए हैं जो है एक तरफ से मतलब बहुत ही कम टाइम में इतने ज़्यादा केसेस आ गए हैं कि जो उनकी नॉर्मल प्रोडक्शन थी वो मैच नहीं कर पा रही है अपने लोग जो है केसेस को के टाइम पर जो डिमांड अराइज हुई है, ठीक है। तो आसपास की स्टेट से लेके आना या फिर जो है बाहर से लाना, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इशू आ रहा है। तो ये हमारे सप्लाई क्राइसिस का जो इशू इसीलिए आ चुका है, ठीक है। डिस्पाइट जनवरी 27 को और इवन फरवरी में भी या फिर मार्च में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो हमारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने इतनी ज़्यादा वार्निंग स्टेट्स को भेजी कि आप प्रिपेयर रहो ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट में। अगर कभी दोबारा सेकेंड वेव या थर्ड वेव या जो भी वेव अगर कभी कोविड की आई तो आपको क्राइसिस ना आए ऑक्सीजन का। लेकिन ऑफ कोर्स यू नो स्टेट्स आर स्टेट्स ने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया, और इन एनी वे स्टेट्स इतना प्रिपेयर कभी भी नहीं कर सकती थी कि वो इतना एक्सपेक्ट कभी भी नहीं कर सकती थी कि इतनी ज़्यादा डिमांड अराइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का क्राइसिस हमारी कंट्री में आ गया इसीलिए। और इसके लिए इसका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आ रही है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। उसके लिए क्रायोजेनिक टैंक्स लग रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऐसे तो हो नहीं सकती कि उसको एयरलिफ्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो भी बहुत बड़ा इशू है उसके अंदर। ऑक्सीजन इनफ्लेमेबल गैस है, आपको पता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, इसीलिए सारा ये इशू आ रहा है, ठीक है। अब उसका सिंपल तरीका हमने ढूंढा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे से होते हैं ये, एक तरह से जैसे कि एक बैग की तरह होते हैं बेसिकली, या फिर सूटकेस की तरह होते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर जितने या सूटकेस की तरह होते हैं। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो क्या करता है, हमारी जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकाल कर जो है वो पेशेंट को देता है, ठीक है। तो हमारी एयर में 21% ऑक्सीजन है, आपको पता है, ठीक है। उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको रिफाइन करके बेसिकली, अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो है वो एक तरह से निकाल कर जो एक्सट्रैक्ट करके पेशेंट को देता है। तो 90 से 95% जो है प्योर ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को मिल जाती है उससे। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 1 से लेके 10 लीटर्स पर मिनट तक हो सकती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, ठीक है। अब WHO जो क्या है वो कहता है कि 24 घंटे 7 दिन पूरे हफ्ते में, मतलब 5 साल या 5 साल से ज़्यादा तक ये लगातार ये कंसंट्रेटर्स चल सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और ये बहुत ही ईजी टू यूज़, ईजी टू स्टोर, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ है। तो इसलिए ये सबसे छोटा और सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव है। ऑफ कोर्स इसमें जो हमारी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो 99% वो हमारे को जो ये हमारे LMO होते हैं जो वो सिर्फ हमको मतलब वो हमको 99% तक प्योर ऑक्सीजन देते हैं। ये हमको जो है वो 90 से 95% तक की ऑक्सीजन दे रहा है, प्योर ऑक्सीजन। तो हम इसका सिर्फ माइल्ड जो पेशेंट्स हैं या मॉडरेट पेशेंट्स हैं कोविड के, सिर्फ उन्हीं के ऊपर इसका यूज़ कर सकते हैं। जो ICU के पेशेंट्स हैं जिनको एक मतलब हमको बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की क्वांटिटी देने की ज़रूरत है, बहुत प्योर, तो उनके ऊपर हम इसका ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये
ईजीएस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, ठीक है, और ये 5 से 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स क्रिटिकल पेशेंट्स को तो 40 से 50 लीटर्स पर मिनट चाहिए होती है ऑक्सीजन, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो सिलेंडर ही यूज़ आ सकता है, ठीक है। अब कंसनट्रेटर जो हैं उनको उनके लिए कोई स्पेशल टेम्परेचर या क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं लगते, क्योंकि वो क्या है बेसिकली एक आपको सूटकेस जैसा सा है, वो क्या कर रहा है सिर्फ एयर में से आपको सिर्फ उसको एक इलेक्ट्रिकल सोर्स चाहिए, आप उसको पावर प्लग में लगाओ और जो है कंसनट्रेटर जो है वो आपको एयर में से ही ऑक्सीजन जो है वो बनाकर देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत सिंपल तरीका है एटलीस्ट माइल्ड और मॉडरेट कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन देने का। नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी। तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड की नेसल स्प्रे जो है उसके ऊपर रिसर्च की गई है कि वो कोविड का जो वायरस है, जो बेसिकली SARS-CoV-2 है, जो नोवेल कोरोना वायरस है, उसको मारने में या उसको एक तरह से ख़त्म करने में वो बहुत हेल्पफुल आ रहा है। ये थेरेपी जो है वो बहुत हेल्पफुल हो रही है। तो ये थेरेपी है क्या? जो हमारा निट्रिक ऑक्साइड है बेसिकली इसके अंदर बहुत एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, इन सब को मारने में बहुत हेल्प करता है। तो उसी का यूज़ करके जो है निट्रिक ऑक्साइड का ही यूज़ करके जो है वो SARS-CoV-2 को भी टारगेट किया जा रहा है। तो आपको नाक के थ्रू जो है ये एक तरह से गैस जो है ये डाली जाती है। तो अगर आपके जो है नेसल एरिया में अगर कोई वायरस है तो ये उसको मार देगा, ठीक है। तो ये इसको आप खुद ही एडमिनिस्टर कर सकते हो। आप जैसे इन्हेलर की तरह आप इसको ले सकते हो और ये स्मॉल अमाउंट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड की, जो आपके वायरस जो कि अपर एयरवेज में है या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ कर रहे हैं, उनको ये किल कर देगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका से ये थेरेपी देखी गई है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। कुछ कंट्रीज़ जो है उन्होंने इसको अप्रूव भी कर दिया, जैसे इजराइल और बहरीन ने। इंडिया में भी आने वाली है, इंडिया में भी ये जो है इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया में भी अप्लाई करेंगे इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए और इस स्प्रे को हम लेकर आएंगे, ठीक है। अब ट्रायल रिजल्ट्स में देखा गया, जब इसको हम जो है इसके ऊपर इसका ट्रायल किया गया ह्यूमन ट्रायल का, तो इसमें ये देखा गया कि अर्ली ट्रीटमेंट, अगर आपको अभी अभी वायरस से आपको एक्सपोजर हुआ है, तो अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो वायरस को, क्योंकि तब आपके वो नेसल एरिया में ही रहता है या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, तो उसको टारगेट करने में बहुत हेल्पफुल ये नाइट्रिक ऑक्साइड की थेरेपी रही है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट 95% वायरल लोड पहले 24 घंटे में कम हो जाता है इस स्प्रे का यूज़ करने से, और अगले 72 घंटे में 99% ये वायरस को किल कर देता है। ऑफ कोर्स ये इसको हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको एक्सपोजर ऑलरेडी हो चुका है वायरस के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वायरस अभी तक आपकी बॉडी में आया ही नहीं और आप इसका पहले यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो फिर तो ऑफ कोर्स यू वुड नॉट यूज़ इट इन एनी वे, ठीक है। अब इसराइल और बहरीन ने तो इसको जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दी है। इन्होंने जो है अब जो प्रोड्यूसर्स हैं इसके, उन्होंने डेवलपर्स ने इसका यूके में भी अप्लाई किया और इंडिया में भी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलकर ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। वैसे जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि 300 टाइम्स मोर पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है इसकी आफ्टर CO कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी थर्ड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये सबसे बड़ा हमारा ओनली रिमेनिंग थ्रेट रह गया है अब जो ओजोन लेयर के लिए, और ये बहुत लंबे टाइम तक जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रह पाती है। ऑलमोस्ट 125 साल तक ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में रह पाती है, ठीक है। ये एक तरह से बेसिकली पॉल्यूटेंट है जो आपके व्हीकल्स में से भी निकलता है, ठीक है। तो इसका यूज़ जो है ये मेडिकल यूज़ भी किया जा रहा है। सो वी होप कि इसका यूज़ जो है इंडिया में भी अलाउ कर दें और इसके जो है ये प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जो है हमको भी देखने को मिले, ठीक है। So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.